अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पीपीएससी स्मैशर। और आज की वीडियो में हम एक और मेरे पीपीएससी के जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है उसके मुतालिक बात करेंगे। लास्ट टाइम जब इस प्लेलिस्ट में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी तो उसके आखिर में मैंने बताया था कि वो मेरा पहला इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। तो मैंने उसके आखिर में बताया था कि जो मेरा दूसरा इंटरव्यू था वो मैं अनफॉर्चुनेटली उसमें मैं रिकमेंड नहीं हो सका था। और मैंने ये भी कहा था कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को एनालाइज़ करेंगे क्या 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 वजूहत रही थी कि जिसकी बेस पे मैं समझता हूँ कि मेरी एलोकेशन जो है वो नहीं हो सकी। तो ये वीडियो थोड़ी सी ज़ाती है, लेकिन मुझे लगा कि ये बात आप सबसे शेयर करनी चाहिए कि क्या मुहर्रिकात थे मेरी नज़र में कि जिसकी वजह से मैं उस इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। अच्छा जी। अच्छा, कुछ इस तरह से था कि इससे पहले ये इंटरव्यू जब हुआ था ये 2021 की बात है। लेक्चर कंप्यूटर साइंस हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट 2021 में जून में मेरे ख्याल में, या अब मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, लेकिन इस तरह की कोई डेट थी। उन दिनों जो ये इंटरव्यूज़ हो रहे थे, कोरोना के डेज थे। जो तालीमी इदारे हैं वो वैसे भी बंद थे, तो मेरे पास अच्छा खासा टाइम था तैयारी करने का। तो मैंने इसमें अच्छा खासा जो है वो अपना सब्जेक्ट को तैयार किया होता। और हमारे ग्रुप्स बने हुए थे जिसमें लोग जो है हमसे पहले जिनके इंटरव्यूज़ हो रहे थे वो आके बता देते थे कि इस तरह करके जो है ना पैनल का जो फोकस है वो इन सब्जेक्ट्स पे या इस तरह से फोकस कर रहे हैं। तो हमारे कंप्यूटर साइंस के जो मेल के इंटरव्यूज़ थे वो डॉक्टर अजमल साहब ले रहे थे। मौलवी टाइप के थे और काफ़ी स्ट्रिक्ट से थे। डॉक्टर अजमल साहब वो इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे थे। तो दोस्तों ने आके ग्रुप में शेयर किया जिन जो हमसे पहले दे चुके थे कि वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं मेंबर्स को कि आपने जो है ना इंग्लिश में इंटरव्यूज़ जो है वो मोड ऑफ जो इंटरव्यू है वो इंग्लिश होना चाहिए। तो मैं इस लिहाज से भी थोड़ी बहुत अपनी तैयारी कर रहा था, लेकिन मुझे ये था कि यार वो सबको नहीं कह रहे थे, किसी चंद एक को कह रहे थे और किसी को वो नहीं भी कह रहे थे जो उनकी मर्ज़ी इस तरह से वो बात कर सकते थे। तो मेरे जहन में कहीं ना कहीं ये था कि यार वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। तो मैंने इस हिसाब से अपनी इंग्लिश की तैयारी भी थोड़ी बहुत की थी, लेकिन इतनी थॉरली नहीं की कि मैं इंग्लिश में हर चीज़ को फ्लुएंटली बयान कर सकूँ। तो अच्छा, इस तरह से हुआ कि हमारा इंटरव्यू आ गया। ये सेंटर मैंने रखा था मुल्तान। अब मुल्तान रखने की भी एक अजीब सी लॉजिक है जो मैंने जो है वो अडॉप्ट की थी। वो इस तरह से हुआ कि इससे पहले मैंने एक ही इंटरव्यू दिया था, वो स्पेशल एजुकेशन में एज अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। और मेरा पहला ही टेस्ट और पहला ही इंटरव्यू था, दोनों ही मेरे क्लियर हो गए थे। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जाहिर है जब आपका पहले ही उसमें आपकी BS-17 में एलोकेशन हो जाती है ट्राई में या अपीयरेंस में, तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना बूस्ट कर जाता है। तो मेरा तो उस वक्त कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा खासा था और चीज़ें भी मैंने जो है ना तैयार की हुई थी, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ पढ़ता ही रहता था। तो ये मुल्तान जी इसका वो कुछ इस तरह से हुआ कि जब हम अप्लाई करने लगे ना, तो मेरा एक दोस्त था, अब मैं उसका नाम नहीं लेता, तो उसने मुझे कहा कि इस तरह करते हैं कि यार इसका सेंटर जो है ना मुल्तान रखते हैं। तो मैंने कहा जी क्यों रखते हैं? तो उन्होंने कहा कि यार इस तरह से है कि मुल्तान वाले लोग जो है ना, अब किसी ने इसको अपने ऊपर ज़ाती हमला नहीं लेना, कि वहाँ पे लोग जो है ना वो ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है। और पैनल ज़ाहिर है जब वो वहाँ से इंटरव्यू कंडक्ट करेगा तो वो कंपैरिजन ही करेगा आपका उन बाकी जो लोकल बंदे होंगे उनके साथ, तो आपको एज मिलेगा, तो वहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। तो उसने खैर कोई इस तरह की लॉजिक दी कि मैंने कहा चलो यार अच्छा ठीक है यार मुल्तान अप्लाई कर देते हैं। पहले हालांकि मैंने सरगोदा किया हुआ था, मैंने उसको बाद में एडिट करके डेडलाइन आने से पहले चेंज करके मैंने अप्लाई करते वक्त मुल्तान सेंटर सेलेक्ट किया। तो टेस्ट हुआ हमारा। टेस्ट भी हम एक दिन पहले देने गए थे, वहाँ पे एक दिन पहले पहुँचे क्योंकि दिन के दिन नहीं पहुँचा जा सकता था। मुल्तान मेरे लिए यहाँ से ट्रैवल करना काफ़ी मसला भी था, 6-7 घंटे का सफ़र है जहाँ से मैं रहता हूँ। तो एक रात हम पहले गए, टेस्ट दिया मैंने, और टेस्ट भी ठीक, इतना मुश्किल नहीं था टेस्ट, अच्छा था टेस्ट। तो हो गया, खैर रिज़ल्ट आ गया जी, रिटन टेस्ट क्लियर हो गया, इंटरव्यू आ गया। तो इंटरव्यू वाले दिन भी मैंने ऐसे ही किया, तो मैं एक रात पहले ही पहुँच चला गया। तकरीबन रात के 2-3 बजे मैं मुल्तान पहुंचा। वहाँ पे एक चौक था, तो मुझे चौक का नाम याद नहीं है, वहाँ पे एक होटल था, वहाँ पे मैंने रिज़र्वेशन करवाई और रात को वहाँ पे स्टे किया। सुबह मैं उठा, सुबह जो मुझसे गलती हुई, ये चीज़ वो चीज़ें जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। मैंने हालांकि 6 का अलार्म लगाया हुआ था, मैं 6 बजे उठा, मैं तैयार श्यार हुआ और निकलते हुए मुझे तकरीबन जो है ना वो 8 के करीब हो गए। तो उस वक्त मैं नाश्ता नहीं कर पाया, एक तो मुझसे ये गलती हुई। हालांकि आपको थोड़ा सा काम रहने के लिए जो है ना आप जो डेली रूटीन है आपको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। खैर 8:30 के करीब मैं वहाँ पे पहुँच गया जो सेंटर था। वहाँ पे एक दो दोस्त और भक्कर से आए हुए थे, इंतज़ार साहब थे मेरे ख्याल में, मुझसे मिले, और एक और बंदे थे वो भी मुझसे वहाँ पे मिले। खैर आप अंदर चले गए जनाब। तो
पहला इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा क्योंकि लाहौर सेंटर का था, तो वो तो बड़ा डेवलप था और बाकायदा वहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन सेंटर था। आप इन्फॉर्मेशन सेंटर में जाते थे, वहाँ पे आप अपना जो इंटरव्यू लेटर है वो डिस्प्ले करवाते थे। वो आपको कंप्यूटराइज एक टैग देते थे, उस टैग पे लिखा होता था कि आपने फ़लाँ फ्लोर पे जाना है, फ़लाँ रूम है और फ़लाँ कमेटी नंबर है जहाँ जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। तो मेरे जहन में यही था कि हर जगह ऐसे ही होगा। लेकिन मैं मुल्तान में इंटर हुआ तो वहाँ तो उन्होंने एक किराए का मकान लेके जी 2-4 कमरे थे और एक जगह डेस्क वगैरह लगाया हुआ, तो इस तरह का एक सेटअप बनाया हुआ था। तो खैर मैं बड़ा हैरान हूँ, मैंने कहा यार ये क्या पता नहीं क्या सीन है। तो अंदर गया, मैंने वो सारा, चाहे जिस मर्जी सब्जेक्ट के इंटरव्यू थे, जो बंदा आया हुआ था उनको उन्होंने एक ही हाल में बिठाया हुआ था, सबको एक ही हाल में बिठा दिया। उससे पहले भी 2-3 इंटरव्यूज़ थे, बल्कि एक दुल्हे वाला के मेरे दोस्त दोस्त जानने वाले SST थे अब्दुल समद, वो भी वहाँ पे मौजूद थे, उनके साथ थोड़ी सी हेलो आई हुई। अच्छा खैर मुझसे पहले उनका नंबर था समद साहब का, तो चौथा या पांचवा नंबर पर इंटरव्यू का था। तो वो गए, वापस आए, तो उनके एक्सपीरियंस देखे वो अच्छे खासे जो है ना कॉन्फिडेंट और खुश थे। मुझे लगा कि यार अच्छा इंटरव्यू दे के आए हैं। बाद में मैंने उनसे खैर रब्ता भी किया, तो उन्होंने कहा था कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ है। तो उसके बाद जी मेरी बारी आई। मैं जैसे ही गया तो मुझसे पहले जो वो रूम के बाहर अटेंडेंट था, उसने मुझे कहा कि इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने जो है ना डायरेक्ट नॉक करके, बल्कि नॉक भी नहीं करना, डायरेक्ट रूम ओपन करना है, कोई सलाम वगैरह नहीं करना, आगे चला जाना है। कोरोना के दिन थे, जैसे कि मैंने बताया, टेबल जो जिस पे चेयरमैन और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वगैरह बराजमान थे, उससे 6 से 5 फुट के फासले पे एक अकेली चेयर रखी थी, काफ़ी दूर करके। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने उस चेयर पे बैठ जाना है। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो मैं अंदर हुआ, उसी तरह जैसे मुझे इंस्ट्रक्ट किया गया था। मैंने ना कोई इजाज़त ली, ना मैंने उनको सलाम किया। मैंने डोर को ओपन किया और जाके मैं चेयर पे बैठ गया। तो मैंने रूम का जायज़ा लिया, तो टेबल के जो फ्रंट पे थे, ज़ाहिर है वो चेयरमैन साहब डॉक्टर अजमल साहब बैठे हुए थे, और एक मेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट था और एक फ़ीमेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट था जो कि वहाँ पे बैठे हुए थे। तो मैंने थोड़ा सा रूम को कह लें कि बर्ड व्यू, जैसा कहते हैं कि बर्ड आई व्यू, जायज़ा लिया। तो एक वाइट बोर्ड भी था छोटा सा, वो भी लगा हुआ था। तो मुझे उस वक्त जहन में आ गया कि हो सकता है कि मुझसे डेमो वगैरह या कुछ पूछें भी से। तो मैं बैठा जी, अच्छा अजीब ही किस्म का इंटरव्यू था। तो मैं बैठ गया, तो वो भी 2-3 दिन मिनट जो है ना वो ऐसे ही बैठे रहे। डॉक्टर साहब अखबार पढ़ रहे थे और वो जो बाकी 2 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे वो कुछ चीज़ लिखने में बिजी थे। तो मैं भी बैठा रहा, मैंने कोई आवाज़ नहीं की, कोई कुछ नहीं की, बिल्कुल सुकून से बैठा रहा। तो उसके बाद जो है ना डॉक्टर अजमल साहब ने मुझे देखा, तो उन्होंने कहा, उनके पास मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, ज़ाहिर है आपकी डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले पैनल के पास पहुँच जाते हैं। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी आप इजाज़ फ़ारूक हैं। मैंने कहा जी सर। उन्होंने कहा कि आप इंट्रो दें। तो इंट्रो मैंने वही रटा रटाया जो मैं अपने क्लास में बच्चों को भी बताता हूँ कि टू द पॉइंट्स हो, शॉर्ट्स हो। आप अपने बारे में बताएं, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये बताएं, आप अपनी क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में जो है एजुकेशन के बारे में बता दें, और अगर कोई आपकी एक्स्ट्रा थोड़ी सी कह लें कि इंटरेस्टिंग सी कोई हॉबी है तो वो बता दें, अदरवाइज़ इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप कहीं पे सर्विस में हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो आप अपना बता सकते हैं। तो मैंने वही चीज़ें उसको बताई। तो जी उसके बाद जी उन्होंने, जैसा कि मेरा वो डर था या जो कह लें, उन्होंने मुझे कहा कि आपने बेटा इंग्लिश में बात करनी है। तो मैंने कहा जी ठीक है, अच्छा कोशिश करते हैं जी। अच्छा मेरी डिग्रीज़ में जो है ना गैप था। मेरी FSC के बाद 2 साल जो है मैंने, FSC मेरी प्री मेडिकल के साथ ही, जो मेरा बैकग्राउंड जानते हैं दोस्त हैं या मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, मैं आप ये बता भी देता हूँ। तो उसके बाद मैंने जो है ना DVM में एडमिशन लिया था यूवास में, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर। तो 2 साल मैंने जो है ना वो DVM की स्टडी की थी। लेकिन उसके साथ ही फिर मैंने जो है ना मुझे पता चल गया था कि यार यहाँ पे जो है ना मेरा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आती थी उसकी क्या फील्ड थी, अजीब सी फील्ड थी। तो मैंने साथ जो है ना एडिशनल मैथ की थी जब मैं 3rd सेमेस्टर में था। तो इधर मेरे 2 साल कंप्लीट हुए थे DVM में, तो मेरी इधर से एडिशनल मैथ हो गई थी। तो फिर मैं स्विच कर गया था कंप्यूटर साइंस की तरफ अपने शौक की बिना पे, क्योंकि मुझे शौक था इस फील्ड में आने का। तो जी उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके डिग्री में जो है ये 2 साल का गैप क्यों है। तो मैं बताने लगा, तो उसने कहा नहीं बेटा, मैंने आपको पहले ही कहा कि आपने इंग्लिश में बताना है। तो खैर इन चीज़ों का मुझे आइडिया भी था। मैंने थोड़ा बहुत मॉक इंटरव्यूज़ भी कह लें कि भाई के साथ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की थी। उन्होंने मुझसे पहले ही बता दिया था कि एक क्वेश्चन आपसे लाजमी पूछे जाएंगे। तो खैर इसको मैंने थोड़ा सा इंग्लिश में जिस तरह भी हो सकता था बयान किया। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने अपनी सिलेक्शन के बाद स्पेशल एजुकेशन में क्या कोई टेस्ट वगैरह दिए हैं। तो उस वक्त मैं बिल्कुल जो है ना अपने आप पे मैंने ये कर लिया था कि यार ठीक है, आप 17 में हो गए हैं तो आप कुछ नहीं करना लाइफ में। मतलब मेरी एलोकेशन जो है वो 2018 की थी और ये 2021 में हो रहा था। 2-2.5-3 साल का जो इसमें ड्यूरेशन थी, इसमें मैंने कोई भी PPSC या FPSC का टेस्ट नहीं दिया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा जी सर मैंने दिया था। तो हालांकि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, पता नहीं मैंने क्यों ये बात वहाँ पे की कि मैंने दिया था। तो उसने पूछा कि कौन कौन से टेस्ट दिए थे, मैंने 1-2 बताए।
उसने कहा कि आपके वो भी क्लियर हुए हैं? तो मैंने कहा जी सर, उनमें एक आधा मेरा क्लियर हुआ है और ये दूसरा अब जिसके मैं इंटरव्यू के लिए बैठा हूँ ये क्लियर हुआ है। तो इस तरह की थोड़ी बहुत जो है ना वो हेलो आई हुई। उसके बाद ये इन्होंने मुझे कहा कि इस तरह के हाँ, बल्कि सब्जेक्ट स्पेसिस पे जाने से पहले डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि आप बताएं कि डायमेंशंस क्या होती हैं। तो अब ये हालांकि मुझे पता भी था डायमेंशंस क्या होती हैं, पता नहीं मेरे जहन में उस वक्त क्या आया। इस तरह की गलतियाँ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने नहीं करनी। जब आप एक चीज़ को आपको पता है कि यार डायमेंशन क्या होती है वो, तो आप उसको बता दें। तो मैं उसको कहा कि सर मेरी ये जो है मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है जी, और मेरी जो एफएससी है वो बायो के साथ है। अब ये बिल्कुल ये कह लें कि बेतुकी सी और इलॉजिकल सी बात है, पता नहीं क्यों मैंने ये वहाँ पे ये बात कर दी। तो मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। तो इस बात पे मेरी अच्छी खासी डॉक्टर साहब ने बेइज्जती भी की। और उसके बाद जब मेरी बेइज्जती हुई और थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया ना, तो मैं अपना फ्लो जो था मेरा वो ब्रेक हो गया। तो वो मुझसे पूछ रहे थे तो मैं उर्दू में बताना शुरू हो गया। तो उसने मुझे वहाँ पे टोका भी कि बेटा मैंने आपको इंग्लिश में ही कहा है कि आप इंग्लिश में ही बताएंगे। लेकिन मैं उस वक्त तक जो है ना अच्छा खासा नर्वस हो चुका था। ज़ाहिर है एक पैनल के सामने अपने आप बैठे हैं और किसी बात पे आप चौक कर जाते हैं तो अपने आप को रिकवर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं खैर वहाँ से रिकवर नहीं कर पाया। जो मेरी मैं समझता हूँ कि मेरे इस इंटरव्यू में नॉट रिकमेंड होने की सबसे बड़ी वजह है वो यही थी कि इंग्लिश में मेरी जो है ना एक प्रॉपर तैयारी नहीं थी। अब ये नहीं था कि मुझे इंग्लिश आती नहीं थी, मैंने सारी चीज़ें इंग्लिश में ही पढ़ी थी। लेकिन ऑन द स्पॉट एक चीज़ आपसे पूछी जाती है और आप उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बता रहे होते हो तो अच्छा खासा आपके ऊपर प्रेशर होता है। तो मेरे ख्याल में जो मेरी सबसे बड़ी वजह यही थी कि मेरी इंग्लिश की प्रॉपर तैयारी नहीं थी, कि मैंने हर चीज़ को इंग्लिश में बयान नहीं कर पाया। बल्कि जब उन्होंने मुझसे ये पूछा डायमेंशंस के बारे में, मैं बता भी रहा था, हालांकि मुझे पता था, मैंने सारी बताई उसको, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि एक 4th डायमेंशन भी है, आप उसके बारे में मुझे बता सकते हैं? मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं बता सकता, मैं ये उर्दू में बता रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि बस इतनी ही इंग्लिश आती थी आपको। तो इस तरह के जब पैनल वाले आपको रिस्पांस देंगे तो आप जाहिर है आप स्टूडेंट है, BS आपने नई की थी, 2-3 साल ही हुए थे, तो इतना खास तो आप नहीं थे कि आप इतनी जल्दी रिकवर कर सकते। तो वहाँ पे मेरा मोराल जो है ना वो अच्छा खासा डाउन हो गया। मुझे खुद भी फील हुआ कि यार यहाँ पे जो है ना चौक कर गया हूँ मैं। अच्छा जी, खैर उन्होंने उसके बाद मुझसे पूछा बुलियन उसकी ना, हाँ, क्वेश्चन था जिस तरह से कि कंप्यूटर जो है, ये चेयरमैन साहब पूछ रहे थे, सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड क्यों करता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये क्वेश्चन वो पहले भी पूछ चुके थे। यही क्वेश्चन जो है बच्चों ने आगे ग्रुप में भी शेयर किया था। ये क्वेश्चन मैंने देखा भी था, लेकिन जब उन्होंने पूछा मैं फिर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया इस चीज़ को। मैं जी 1 और 0 को बुलियन वाली साइड पे ले गया, तो ज़ाहिर है जवाब तो गलत था, तो मैं अब गलत जवाब को जस्टिफाई करता रहा। उन्होंने कहा जी अब बुलियन के बारे में आपको पता है क्या होती है? मैंने कहा जी सर पता है। उन्होंने मुझे मार्कर दिया, उन्होंने कहा जी वो वाइट बोर्ड जाए और वहाँ पे जो है ना मुझे बताएं कि बुलियन वैल्यूज़ क्या होती हैं। मैंने जी वहाँ पे उनको बताना शुरू किया और इस तरह करके, लेकिन वो ज़ाहिर जवाब तो गलत था। बुलियन वैल्यूज़ का कोई ताल्लुक ही नहीं है। कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को क्यों अंडरस्टैंड करता है, ये फर्स्ट ईयर में मौजूद है। मेरे ख्याल में चैप्टर कौन सा है जनाब, चैप्टर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन फर्स्ट ईयर में मौजूद है। उस वक्त खैर मैंने कभी फर्स्ट ईयर पढ़ाई नहीं थी, तो मुझे नहीं आइडिया था इसका कि कंप्यूटर क्यों अंडरस्टैंड करता है। बल्कि उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि यार मैं एक ऐसी मशीन बनाना चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ कि 1 और 0 के बजाय 1 और 2 को अंडरस्टैंड करे, तो क्या मैं एक ऐसी मशीन बना सकता हूँ? तो खैर इस पर मैंने कहा कि सर आप नहीं बना सकते। तो ये मेरा जैसे भी था करेक्ट हो गया, लेकिन वो 1 और 0 वाला मैं उसको नहीं बयान कर पाया। अच्छा, यहाँ पे जब इतनी मेरी बेइज्जती हो चुकी थी तो मैं वैसे ही थोड़ा सा हो चुका था। लेकिन मुझे ये था कि यार मुझे सब्जेक्ट आता है। तो जैसे उसने सब्जेक्ट वाले बंदे को कहा कि सर आप पूछें, तो सब्जेक्ट वाले ने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा कि जनाब आप हमें बताएं TCP और IP क्या होता है। अब ये बिल्कुल एक इंट्री लेवल क्वेश्चन है, तो अच्छा खासा मुझे आता था, मैंने बताया जी। लेकिन उस बंदे को पता नहीं क्या था। मैं इसके बाद भी उसने जितने क्वेश्चन मुझसे पूछे ना, उनके सामने एक फ़ीमेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी बैठी हुई थी। जो भी मैं जवाब देता था ना, वो एक दूसरे को देख के ना नॉड करते थे, सर को नफ़ी में हिलाते थे कि जैसे मैंने उनको ठीक जवाब नहीं दिया। तो ज़ाहिर है जब आपको पैनल इस तरह से रिस्पांस कर रहा हो तो, और आपको वाकई लग रहा हो कि यार आप गलत बता रहे हैं, तो आपके लिए फिर वहाँ से रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। एक तो ये ना कि यार क्वेश्चन ही आपसे ऐसे पूछे जाते हैं जो आपको नहीं आते। अब देखें, इंटरव्यू कंडक्ट करने का भी एक पैटर्न होता है। इंटरव्यूअर आपसे लाजमी तौर पे कुछ क्वेश्चन ऐसे करता है जो उसको पता होता है कि आपको उनके आंसर नहीं आएंगे। देखिए, कोई भी इंसान है दुनिया में परफेक्ट नहीं होता, किसी के पास भी परफेक्ट नॉलेज नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कंप्यूटर साइंस का हूँ, तो मुझसे कंप्यूटर साइंस की पता नहीं कितनी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता, बाकी फील्ड तो रहेगी जगह पे। तो उसको भी पता होता है इंटरव्यूअर को भी कि ये इस बच्चे को क्वेश्चन के आंसर नहीं आएंगे। लेकिन उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप क्राइसिस से कैसे निकलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उसने ऊपर नीचे 3-4 क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिए
जो आपको नहीं आते जिन कैंसर, तो आप डेफिनेटली क्राइसिस में हैं। तो आप ये चीज़, वो पैटर्न या आपका एक रिस्पांस या आप ये चीज़ नोट कर रहे होते हैं कि आप इस क्राइसिस से बाहर कैसे आते हैं, और इसकी की है कॉन्फिडेंस। जब आप में कॉन्फिडेंस होगा तो आप इन चीज़ों से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जैसे पहले बता रहा हूँ कि मेरा उस वक्त अच्छा खासा जो है ना मोरल डाउन हो चुका था, तो एक मुश्किल सा कह लें कि ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो उसने मुझसे जब पूछा TCP/IP, तो मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो उसने मुझे कहा कि आप बताएं कि इस रूम में से मैंने जो है ना दूसरे रूम में एक TCP/IP के थ्रू चीज़ या कोई मैसेज वगैरह जो है ना वो कन्वे करना है। तो मैंने खैर उसको बताया TCP के बारे में, लेकिन जो मुझे उस वक्त समझ आया, तो लेकिन उसने वही जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ इस तरह का रिएक्शन दे रहा था। पहला क्वेश्चन ये हो गया उसने। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछा, वो मुझे आता था। कर्नल के बारे में उसने मुझसे पूछा कि कर्नल क्या होता है, वो मैंने उसको बता दिया कर्नल क्या होता है। अच्छा, उसके बाद जनाब उसने मुझसे मैक्रोज़ के बारे में पूछा, C++ में मैक्रोज़ क्या होते हैं। ये खैर मुझे पता था मैक्रोज़ क्या होते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसका नाम मैक्रोज़ होता है उस वक्त। तो इस पर मैंने सॉरी कर लिया कि सर मुझे इसका मैक्रोज़ के बारे में नहीं पता। उसके बाद डेटाबेस तो उसने मुझसे 2-4 क्वेश्चन किए। पहला क्वेश्चन था ज्वाइंस के बारे में। ये ज्वाइन तो डेटाबेस में से पूछा जाता है, जैसे जहाँ पे मर्जी आप चले जाएँ, जिस मर्जी इंटरव्यू में चले जाएँ। वो भी मैंने अपने हिसाब से उसको ठीक आंसर किया, लेकिन उसने वही रिस्पॉन्स दिया कि नहीं ये आपको नहीं आता। ज्वाइंस के बाद उसने मुझसे लेक्चर के इंटरव्यू में एसिड प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा। तो ये भी बड़ी मशहूर सी थी, ये भी मैंने उसको बता दी कि सर एसिड प्रॉपर्टीज़ ये होती है। और उसके बाद उसने मुझसे क्यूरी पूछी थी। उसने कहा था कि ये इस तरह करके क्यूरी है, वो आप रन करके दिखाएं। मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, तो वो उस वक्त मुझे लगता था कि मैंने उसको सही बताई है, तो क्यूरी भी मैंने उसको बता दी थी। उसके बाद अगेन जो फीमेल थी उनको रेफ़र किया गया। फ़ीमेल ने मुझसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा क्वेश्चन डेडलॉक के बारे में, कि डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस में क्या फ़र्क है। तो ये क्योंकि मुझसे इंस्ट्रक्टर के इंटरव्यू में भी पूछा गया था और वहाँ पे इसको अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाया था, तो मैं इस बार इसकी तैयारी करके गया था। तो मैंने ये बता दिया कि इन दोनों के चीज़ों में क्या फ़र्क है। उसके बारे में उसने मुझसे एक बेलाडे अनामली है उसके बारे में पूछा। तो ये भी एक बड़ा मशहूर सा फिनोमेना है, ये भी मैंने बता दिया। और तीसरा क्वेश्चन उसने मुझसे पूछा था मेरे ख्याल में, एक वो सिंपल सा था, कोई ड्रम मूवमेंट का था, कि जब हार्ड डिस्क में जो रिक्वेस्ट हैं फिल की जाती हैं, तो आप ड्रम डिस्टेंस जो है वो किस तरह से निकालते हो, किस तरह का क्वेश्चन था। तो ये भी मैंने उसको बता दिया था कि मैम इस तरह से करते हैं। तो इन्होंने मुझसे कोई खासा इंटरव्यू नहीं पूछा था, 3-4 क्वेश्चन पूछे थे, और उन्होंने फिर जो है ना दोबारा से मुझे चेयरमैन को रेफ़र कर दिया था। अब चेयरमैन मुझे पता था कि उस वक्त कौन से क्वेश्चन कर रहा है, लोग पूछ रहे थे, बता रहे थे, मतलब पूछ रहे थे क्या था। तो उनकी मैं तैयारी करके गया था। चेयरमैन साहब का फोकस उन दिनों कोई कोरोना आया हुआ था, तो जियो फेंसिंग पे, स्मार्ट सिटीज़ पे, मशीन लर्निंग पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, इन चीज़ों पे ज़्यादा था। तो ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से तैयार की हुई थी। तो उसने मुझसे अगला क्वेश्चन जियो फेंसिंग के बारे में पूछा, तो मैंने उसको बता दिया जियो फेंसिंग ये होती है। स्मार्ट सिटीज़ के बारे में पूछा, मैंने स्मार्ट सिटीज़ बता दिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या पाकिस्तान में कोई स्मार्ट सिटी वर्क कर रहा है, तो मैंने कहा जी सर कर रहा है। तो मैंने सेफ सिटी का, उन्होंने कहा नहीं वो स्मार्ट सिटी नहीं है। फिर मैंने उनको सिंगापुर वगैरह के एक एग्जांपल दी कि सर वहाँ पे अच्छा खासा स्मार्ट सिटी जो है वो वर्क कर रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में पूछा और इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग के बारे में पूछा। ये दो भी क्योंकि वो रिपीटिंग क्वेश्चन थे, मुझे याद थे, मैंने बता दिए। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फ़र्क पूछा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टाइप्स पूछी। फिर एक सुपर इंटेलिजेंस के बारे में उसने पूछा कि क्या दुनिया में सुपर इंटेलिजेंस की कोई भी मशीन एग्जिस्ट करती है, तो मैंने वो कहा कि सर नहीं करती। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं करती, तो इस पर थोड़ी बहुत बहस हुई थी। अच्छा, अब ये तकरीबन 20-25 मिनट हो चुके थे इस इंटरव्यू को यहाँ पे ओके। तो अब जो अलविदाई उसके कलमात थे ना, उससे मुझे आइडिया हो गया था कि मेरी रिकमेंडेशन नहीं होती। तो इसने 4-5 क्वेश्चन करने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि बेटा आप जा सकते हैं, और हमने आपसे और भी क्वेश्चन करने थे, लेकिन आपने हमारा अच्छा खासा टाइम ज़ाया कर दिया। ये उन्होंने मुझसे जो है ना कहा। मुझे शर्मिंदगी पड़ी हुई, तो खैर बंदा क्या कर सकता था वहाँ पे। तो मैंने उनसे सॉरी कहा कि सर चलें जिस तरह भी था। तो वो फिर मैं करके बाहर आ गया। अब ज़ाहिर है फिर बाहर आके बंदा होमवर्क करता है, एनालाइज करता है कि यार मेरा इंटरव्यू किस तरह से रहा। तो मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ, तो मेरे हिसाब से मेरे इस इंटरव्यू में फ़ेल होने की वजह ये थी कि मेरे जो यार ख्यालात का भाव था ना, वो इंग्लिश की वजह से रुक गया। हर जुमले को इंग्लिश में सोच कर बोलना पड़ा मुझे। तो जो मेरा जो एक नेचुरल वे था ना, वो वहाँ पे ख़त्म हो गया। और दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है, जो सबसे ज़्यादा मायूस कुन भी थी मेरे लिए, वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का रवैया था। मेरी नज़र में ना वो काफ़ी बाइएस्ड थे। उन्होंने शायद पहले से ही तहिया कर रखा था कि यार इस बंदे को तो सिलेक्ट करना ही नहीं है। मैंने सवालों के जवाब दुरुस्त दिए अपने हिसाब से और कॉन्फिडेंटली दिए, लेकिन उन्होंने मुझे जानबूझकर ना कन्फ्यूज़ किया। कभी सवाल को घुमा दिया, कहीं बीच में मुझे उन्होंने इंटरप्ट भी किया
और कभी कभार तो उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया कि मुझे लग रहा है कि मुझे सुनना ही नहीं चाहते। उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन मुझे साफ बता रहे थे कि यार वो इंटरेस्टेड ही नहीं है मुझे सेलेक्ट करने में या इवन कि मुझे इंटरव्यू लेने में। तो ऐसे माहौल में इंसान का इतमाद जो है, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो ज़ाहिर ब्रेक कर जाता है। लेकिन इस एक्सपीरियंस ने मुझे ना एक बात सिखाई है कि फ़ेल होना आपकी काबिलियत की वजह से नहीं होता। अगर काबिलियत की बात करें तो शायद उस वक्त जितनी मेरी कंप्यूटर साइंस की तैयारी थी वो आज भी नहीं होगी। तो फेल होना या पास होना आपकी काबिलियत पर डिपेंड नहीं करता। कभी कभी आपका कोई माहौल है, प्रेशर है, और कभी कभी लोगों का रवैया भी वजह बन जाता है कि आप इस एग्ज़ाम में फ़ेल होंगे या पास होंगे। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बेहतर डिज़र्व करता था वहाँ पे। तो अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी बात याद रखिएगा, इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस लाजमी करें आप लोग। कन्फ्यूजिंग सवालात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहें, पैनल आपसे किसी भी तरह के क्वेश्चन कर सकता है। और सबसे एक अहम बात, आपकी नाकामी जो है ना, आपकी सलाहियत का, आपकी एबिलिटीज़ का फ़ैसला नहीं करती। कतन इसका ये मुराद नहीं है कि जो लोग सेलेक्ट हुए हैं मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, या जिन पोस्ट पे मैं सेलेक्ट हुआ और कुछ लोग नॉट रिकमेंड हुए हैं तो मैं उनसे कोई ज़्यादा काबिल था या ज़्यादा एबिलिटी थी मेरे अंदर। तो ये मेरे हिसाब से जो मेन वजह थी, एक तो उस पैनल का रवैया, और दूसरा मेरा इंग्लिश के लिए ज़हनी तौर पे तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन इंग्लिश का मुझे एक फ्लुएंट एक्सपीरियंस नहीं था, मैं उस फ्लुएंटली बोल नहीं पाया। ये मेरी दो वजह थी इंटरव्यू में फ़ेल होने की। फ़ेल तो नहीं कह सकते, नॉट रिकमेंड होने की। तो अब मैं इसका रिज़ल्ट भी दिखा देता हूँ। ये स्क्रीन पे आपके सामने शो हो रहा होगा। ये जनाब देखते हैं जी, ऊपर करके पहले मैं आपको बता देता हूँ। 39 सीट्स थी ओपन मेरिट की, 37 ओपन मेरिट की थी, 39 टोटल थी। केस नंबर इसका ये था 37B 2020। तो जनाब इसमें जो है 37 लोग जो हैं वो ओपन मेरिट पे सिलेक्ट हो चुके थे। एहसान महमूदी कोई लास्ट था जो सिलेक्ट हुआ था। उसके बाद 2 जो हैं वो मिनारिटी कोटे से और डिसेबल कोटा से थे। और मेरा नंबर जो जनाब यहाँ पे 39 सीट्स पे या 37 सीट्स पे 43 बनता था। यानी कि 4-5 बंदे अगर नीचे आप आए मेरिट में तो मैं मौजूद था। तो नॉट रिकमेंड था, ये पहला और आखिरी ही नॉट रिकमेंडेशन थी मेरी PPSC में। उसके बाद मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे रिकमेंड हुए हैं। उसके बाद मैंने 5 इंटरव्यूज़ दिए हैं इस इंटरव्यू के बाद, और 5 के 5 में ही मेरी एलोकेशन हो गई थी। तो ये पहला और आखिरी ही था जिसमें मैं रिकमेंड नहीं हो सका था। तो इसमें कुछ लोग थे, मैं आपको बता भी देता हूँ। अब मैं देख रहा तो मुझे अच्छा लगता है, मैं आपके बारे में बता देता हूँ। आसिम अली रज़ा साहब थे, ये नॉट रिकमेंड हुए थे, और ये मेरे साथ ही 2023 के बैच में इंडक्ट हुए हैं, और ये टॉपर थे हमारे बैच के। तो ये भी सिलेक्ट हो चुके हैं अब। अच्छा जी, उसके अलावा अपना तो मैंने बता ही दिया है। अच्छा, उसके अलावा जाहिद साहब, इनको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। जाहिद अशरफ लाहौर से मेरे बहुत ही प्यारे और अज़ीज़ दोस्त हैं, और मेरी PPSC में इन होने का जो कह लें मुहर्रिक है, एक तो मेरे भाई है चंगेज़ फ़ारूक, उनको तो मैं हर किसी को बताता हूँ, और उसके बाद जाहिद साहब हैं। इनसे ताल्लुक़ हमारा यही टेस्ट के दौरान ही बना था, और अच्छा खासा मेरा इनके साथ ताल्लुक़ है। आजकल ये एज असिस्टेंट डायरेक्टर वर्कर्स वेलफेयर में काम कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद उमैर साहब हैं, ये मेरे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बैच से थे, 2018 बैच से स्पेशल एजुकेशन में। ये भी नॉट रिकमेंड हुए थे। रिसेंटली इनकी रिकमेंडेशन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ रिसाल मंडी भावलदीन में एज अ लेक्चर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में हो गई थी, ये भी हो गए। अच्छा जी, कैशर शहजाद खान, ये भी मेरे साथ लेक्चरर इंस्ट्रक्टर बैच में थे 2018 के स्पेशल एजुकेशन में। इन्होंने इसके बाद मेरे ख्याल में 2023 वाला भी लेक्चर का इंटरव्यू एग्ज़ाम दिया था, लेकिन वो उसके रिटर्न में ये क्लियर नहीं कर सके। बहुत ही काबिल और बहुत ही आला पाए के बैक एंड डेवलपर हैं। उसके बाद जनाब हमारे साथ शुजात आबिद साहब हैं रावलपिंडी से, ये भी लेक्चर कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट हो गए हैं 2023 के बैच में हमारे साथ ही। ये भी बहुत ही काबिल और बहुत ही लाइक बंदे हैं। इनसे सरसरी सी मुलाकात हुई है, लेकिन अच्छा खासा इम्प्रेस हुआ मैं इनसे। उसके बाद जनाब देख लेता हूँ कोई और जाना पहचाना चेहरा नज़र आता है तो वसीम नवाज़ साहब हैं। इनसे तो मेरी कल ही मुलाकात हुई है सरगोदा सेंटर में टेस्ट देते हुए, जिसके थे ये क्लब ID 136। खुशाब से हैं, बहुत ही हार्ड लक है इनकी, बहुत ज़्यादा रिटर्न क्लियर किए इन्होंने, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू हमने साथ भी दिए हैं, तो लेकिन बेचारे रिकमेंड नहीं हो पाए।
मेरी दुआ है वसीम भाई आप जल्द से जल्द जो है वो हमें खुशखबरी सुनाएं कि मैं एलोकेट हो चुका हूँ और कम से कम BS-17 में। जो इंतज़ार साहब मौजूद हैं, इनके बारे में मैंने पहले जिक्र किया था, SST थे कंप्यूटर साइंस में। रिसेंटली ये लेक्चर कंप्यूटर साइंस स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुए हैं 2024 में, और इन्होंने गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर लिया में जो है वो ज्वाइन किया है। शहजाद समीर साहब हैं, तो इनसे भी एक मुलाकात मेरी हो चुकी है, और मेरे ख्याल में ये अब वर्क कर रहे हैं एज आ सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में। उसमें भी मेरी रिकमेंडेशन हुई थी, मेरे साथ ये रिकमेंड हुए थे, तो ये वहाँ काम कर रहे हैं। अताउर रहमान साहब नहीं, वो जहलम से थे। आसिम बशीर, आसान गुलनाज, मैं देख लेता हूँ और कोई नज़र आता है तो। अरसलान मोहम्मद, अरसलान सरवर खलील, नासिर महमूद साहब, ये मियाँ वाली से मेरे दोस्त हैं, और ये भी अब इस वक्त 2023 में हमारे बैच में सेलेक्ट हुए हैं लेक्चर कंप्यूटर साइंस। ये भी बहुत ही काबिल इंसान है। इनको और मेरा इंटरव्यू 2023 वाला इकट्ठा था सरगोदा में। अच्छा जी, मोहम्मद अनीक, तो अब देख रहे होंगे कि मेजॉरिटी जो लोग उस वक्त नॉट रिकमेंड थे 2023 के बैच में, वो रिकमेंड हो गए। तो आज अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में नॉट रिकमेंड हुए हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आने वाले वक्त में आप रिकमेंड हो जाएंगे, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो जाता है अच्छा खासा, और फिर आप वो गलतियाँ नहीं करते। जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगली दफ़ा जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो इंशाल्लाह वो भी मैं जल्द शेयर करूँगा कंप्यूटर साइंस का ये 2023 के एक्सपीरियंस। तो मैंने वो सारी गलतियाँ जो है वो अवॉइड की हैं। आमिर शहजाद, अच्छा मेरे नहीं ख्याल के कोई और इंसान होगा जिनको मैं अब जानता हूँ। खैर फिर भी हम जल्दी से एक ओवरव्यू कर लेते हैं। जी बाकी सारे जो है ना ये मेरे लिए नए लोग हैं या जिनको मैं शायद नहीं जानता। अच्छा, ये आमिर मुस्तफ़ा साहब, ये भक्कर में एज SST काम कर रहे हैं, काफ़ी सीनियर टीचर हैं। ये उस इंटरव्यू में फ़ेल हो गए थे अनफॉर्चुनेटली। ये अब्दुल समद साहब हैं जिनका मैं बता रहा था कि मुझसे पहले इंटरव्यू था और वो निकले तो उन्होंने कहा था कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी यहाँ पे फ़ेल हो गए थे। रिसेंटली अब्दुल समद साहब भी जो हैं वो लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, नहीं शायद कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, इन दोनों में से कोई 17 की पोस्ट है, 2024 में सेलेक्ट हुए हैं स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो ये देखिए यहाँ पे बेशक फेल थे, नॉट रिकमेंड भी नहीं थे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और अब ये 17 में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप नियर फ्यूचर में एक अच्छी पोस्ट पे मौजूद होंगे अगर आप हिम्मत नहीं हारते तो यही मेरे ख्याल में बस लोग थे जिनको मैं जानता था, वो मैंने बता दिया। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप PPSC इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और आपको किसी भी बंदे की ज़रूरत है तो सिर्फ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह यही मौजूद हूँ आपकी हेल्प के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।